यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमने लास्ट के 2 लेक्चर में टैक्स रेट और कैपिटल गेन वाले टॉपिक को रिवाइज किया था। आज हम चालू करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी आज अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है? तो मैं बता दूं, जो इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं आती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो सर कौन कौन सी इनकम यहां पे आएगी? जैसे सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपका यहां पे आ जाएगा। एज वेल एज अगर आपका कोई प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर है, उसको आपने लेट आउट किया और उसका जो रेंट है वो रेंट आईएफओएस में आएगा। लेकिन अगर आपका लेट आउट करने का बिजनेस है तो उस केस में आपका वो इनकम है वो पीजीबीपी का इनकम बच जाएगा। या फिर अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी आपने सबलेट कर दी। अब एक बात समझना, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, आपने लेट आउट किया हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंटल इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी को आपने सबलेट कर दिया तो सबलेट करने से जो इनकम आती है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद आपका जो डिविडेंड का इनकम है दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भले वो शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस ध्यान रखना, डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद विनिंग का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, या फिर तुम्हारा लोन गिवन पे इंटरेस्ट है, रॉयल्टी इनकम है, डायरेक्टर सिटिंग फीस है, या एग्रीकल्चर इनकम, जो लैंड इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर जो लैंड होती है उसकी एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। उसके बाद जो एमपी, एमएलए, एमएलसी होते हैं उनको जो सैलरी वगैरह मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद इनकम टैक्स का रिफंड आता है, उस रिफंड पे इंटरेस्ट आता है 244A का, दैट रिफंड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एज वेल एज द कोई भी अगर मान लो इनकम आती है इन्वेस्टमेंट वगैरह से तो वो तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। अब आपको जो फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन किसको मिलती है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। लेकिन यहां पे आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन कितना मिलता है कि जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाता है, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाता है। सो फॉर एन एग्जांपल 60,000 का फैमिली पेंशन मिला तो 60,000 का 1/3 कम्स टू द 20,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर कम्स टू द 15,000। सो 60,000 माइनस 15,000 रिमेनिंग इज 45,000। 45,000 विल बी टैक्सेबल। लेकिन एक चीज समझना, अगर फैमिली पेंशन मिलती है वो अपने किसी सेना में कोई जवान था या पैरामिलिट्री जो फोर्सेज रहती है उसका कोई जवान है वो शहीद हो जाता है अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाता है, या किसी को लाइक वीर चक्र मिला है या परमवीर चक्र मिला है और उनके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलती है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है। ये ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि जो भी अपनी सेना के जवान होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए अगर शहीद हो जाते हैं तो उन केस में उनके फैमिली को जो पेंशन मिलेगी दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट मिलता है लेट कंपनसेशन ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट तो दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैपिटल गेन में भी। अब अपन बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट की। सर जो भी गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट टैक्सेबल होता है या नहीं? आपको अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिला, इज दैट गिफ्ट इज टैक्सेबल और नहीं, टैक्सेबल और नॉट, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज एक हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड से कोई भी गिफ्ट मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बिकॉज दैट इज ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कोई भी गिफ्ट मिलता है, कभी भी मिलता है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर वो मान लो इन कैश है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और इन काइंड है तो 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 5,000 या उससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, मींस आपको अपने क्रेडिटर से या फिर डेटर से या सप्लायर से, आपके क्लाइंट से कोई गिफ्ट मिलता है, दैट इज गिफ्ट ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ड्यू टू सेक्शन 28। उसके बाद वाले जो गिफ्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। अब एक बात समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सेक्शन होती है दैट इज द 56(2)(10) और 56(2)(10) है वो 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल है। उससे पहले 56(2)(7) हुआ करती थी जो 1 अक्टूबर 2009 से लेके और 31 मार्च 2017 तक थी, और उसके बाद में आपकी 1 अप्रैल 2017 से सेक्शन 56(2)(10) है। अब एक बात समझना, 56(2)(10) क्या बोलती है, इधर देखो। सबसे पहली चीज कि गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, सब लोग करिए, ठीक है। इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, और अगर मान लो आप यहां पे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, मैंने क्या बोला, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो उस केस में आपको 56(2)(7) है वो नहीं लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब आपको मैरिज पे गिफ्ट मिलता है, आर का मतलब आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, आई का मतलब आपको इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिलती है, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है, मरने के टाइम पे गिफ्ट देता है, दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। याद है वो एमसिल का ऐड आता था
जिसमें वो बोलता था पापा एक और जीरो, पापा एक और जीरो, और पापा पापा जीरो लगाते हैं और वो आगे से बारिश की बूंद गिरती है और वो एक मिट जाता है। दैट इज कॉल्ड इनकंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो मिस्टर आईटी हटला आईटी से एम का मतलब मैरिज पे, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, डी का मतलब इनकंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच का मतलब हॉस्पिटल या जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे गिफ्ट मिलता है, यू का मतलब आपको यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है, टी का मतलब आपको ट्रस्ट से, मींस बाय द ट्रस्ट और फ्रॉम द ट्रस्ट करके, ठीक है, या तो ट्रस्ट को, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको गिफ्ट मिलता है, या फिर उन ट्रस्ट से किसी को गिफ्ट मिलता है जो 12AA में रजिस्टर्ड है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। एंड एलए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी मींस बीएमसी, म्युनिसिपैलिटी एंड ऑल, इनसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो सेक्शन नहीं लगेगी। आईटीसी का मतलब क्या होता है? आई का मतलब सबसे पहले, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने किसी भी प्राइवेट ट्रस्ट को गिफ्ट दिया और वो ट्रस्ट जो है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। मैंने क्या बोला? कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट है उसको किसी इंडिविजुअल से गिफ्ट मिलता है और जो ट्रस्ट है वो उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के लिए बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। और यहां पे टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंड है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो उनको अगर गिफ्ट मिलता है, देखो उनसे लोगों को गिफ्ट मिलता है तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगती, और इनको खुद को गिफ्ट मिलता है तो भी 56(2)(10) नहीं लगती। और उसके बाद सी का मतलब सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। जैसे 47 में अपन ने डिस्कस किया था कि एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पे अगर मेंबर को असेट मिलती है करके, ठीक है, या फिर अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर की, सब्सिडरी ने होल्डिंग को असेट ट्रांसफर की, या अमलगमेशन डीमर्जर होता है, या अमलगमेशन डीमर्जर होता है, तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) है वो नहीं लगेगी। तो मैंने क्या बोला? आईटीसी, आई का मतलब अगर किसी इंडिविजुअल से किसी भी प्राइवेट ट्रस्ट को गिफ्ट मिलता है और वो प्राइवेट ट्रस्ट को जो गिफ्ट दिया गया है, वो ट्रस्ट जो बनाया गया है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है। दूसरी चीज मैंने बोला टी का मतलब अगर फंड है, ट्रस्ट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इनको अगर कोई गिफ्ट मिलता है बाय दिस पर्टिकुलर लाइक ट्रस्ट और मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, तो सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा। और सी का मतलब सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो जैसे एचयूएफ का पार्टीशन होता है और मेंबर को गिफ्ट मिलता है, या फिर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग ट्रांसफर किया, या अमलगमेशन डीमर्जर की वजह से आपको कोई भी एसेट मिलती है, तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) है वो आपका नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है, यहां पे एक और अमेंडमेंट किया और इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफाइड करती है ट्रांजैक्शन कि वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा, तो वहां पे भी नहीं लगेगा। और यहां पे नोटिफाइड किया हुआ दिल्ली की जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज थी, तो जो भी दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी थी, आपको पता रहेगा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को इन्होंने इलेक्शन से पहले मोदी जी ने क्या किया था, उसको ऑथोराइज कर दिया था। तो ऑथोराइज करने पे उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया, तो उस केस में दैट वोंट बी ट्रीटेड एज द गिफ्ट, और ये केस में सेक्शन 56(2)(10) है वो नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर गिफ्ट है वो रिसीव होता है एनी पर्सन को ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, एनी पर्सन मींस कोई भी पर्सन। अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो सेक्शन 56(2)(10) है वो नहीं लगेगी। बट अगर आप अदरवाइज में जाते हो और अदरवाइज में आपको मनी मिल जाता है, तो ध्यान रखना एग्रीगेट मनी आपको 50,000 से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको कोई मूवेबल असेट मिलती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मूवेबल असेट कवर्ड ओनली 9 असेट, दैट इज शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या बोला? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। अगर ये वाली असेट आपको मिलती है और ये फ्री मिलती है, तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर ये लो कंसिडरेशन से मिलती है, तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इफ डिफरेंस इज मोर देन 50,000, डिफरेंस इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीवर। यहां पे परचेज है, यहां पे गिफ्ट नहीं है, तो भी यहां पे परचेज है, तो भी सेक्शन 56(2)(10) लगेगा। मींस अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी? ये 9 असेट ओनली, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, आप एक्वायर करते हो और एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, दैट डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, फ्री में मिलती है, पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर लो कंसिडरेशन से एक्वायर करते हो तो दो कंडीशन ध्यान रखना, यहां पे अमेंडमेंट है। पहली कंडीशन, per property SDV minus consideration difference should be more than 50,000, and second condition that SDV should be more than 110% of consideration. That SDV should be more than 110% of consideration. In that case, difference is taxable under income from other sources. So all people just pay attention. अगर कोई भी asset आपको गिफ्ट में मिलती है या लो कंसिडरेशन से खरीदते हो, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, सेक्शन 56(2)(10) है वो नहीं लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, मनी मिला, एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी में ओनली 9 असेट, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन,
फ्री मिला एग्रीगेट एफएमवी मोर देन 50,000 फुल्ली टैक्सेबल, लो कंसिडरेशन से मिला एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, डिफरेंस इज मोर देन 50,000, डिफरेंस इज टैक्सेबल। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर प्रॉपर्टी एसडीवी मोर देन 50,000 इट इज फुल्ली टैक्सेबल, लो कंसिडरेशन से मिलती है तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, डिफरेंस इज मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, देन डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे रिलेटिव से कोई भी अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है या रिलेटिव से आप असेट एक्वायर्ड करते हो तो सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा। रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा, तो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव सबसे पहला स्पाउस, उसके बाद इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर एंड उसके स्पाउस, इंडिविजुअल के मदर फादर एंड मदर फादर के ब्रदर सिस्टर एंड उनके स्पाउस, और इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट रहेंगे एंड देयर स्पाउस मींस दादाजी दादीजी नानाजी नानीजी परदादा परदादी परनाना परनानी, अगर जिंदा है तो नाना वाले भी यहां पे आ जाएंगे करके, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर सिस्टर एंड उसके स्पाउस, इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर फादर, इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर फादर, अब मदर फादर के ब्रदर सिस्टर उधर कवर नहीं हो रहे, ठीक है। एंड उस स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट है एंड उसके स्पाउस में सास ससुर वगैरह है वो भी आ जाएंगे, और उस इंडिविजुअल स्पाउस के जो लीनियल डिसेंडेंट एंड देयर स्पाउस दे विल बी आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। ये इंडिविजुअल के लिए बात हुई। अब क्वेश्चन आता है एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होगा, तो एचयूएफ के लिए रिलेटिव होगा एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, जो भी एचयूएफ का मेंबर है वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव है। अब एक चीज समझना, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है, बाकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, उनके लिए कोई भी रिलेटिव का डेफिनेशन नहीं है। अब एक और चीज समझना, आप किसी के रिलेटिव हो तो आगे वाला आपका रिलेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, मेरे लिए मेरे चाचा है वो रिलेटिव है, बिकॉज मैं अगर इंडिविजुअल हूं तो मेरे चाचा जो है वो मेरे लिए रिलेटिव है या नहीं। मुझे अगर चाचा से कोई भी गिफ्ट मिलता है मेरे लिए एग्जाम्प्ट है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, जो पापा है पापा के भाई बहन में ये आते हैं चाचा। लेकिन मैं बता दूं चाचा के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं, चाचा के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं, क्योंकि चाचा के लिए मेरे पापा तो रिलेटिव है बट मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूं। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं आपके लिए कोई रिलेटिव है उसके लिए भी आप रिलेटिव हो। अब एक और चीज समझना सर, अगर मान लो सेक्शन 56(2)(10) में एसएससी है वो एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है, कैन योर केस में बी ट्रांसफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, आंसर इज यस। जैसा 50C में पढ़ा था वैसा का वैसा। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 56(2)(10) जो आपको कोई भी असेट मिलती है ना, वो एप्लीकेबल, ये जो सेक्शन है 56(2)(10) वो तभी लगेगी जो असेट आपके लिए मिल रही है वो आपके लिए कैपिटल असेट है। आपको जो मिल रहा है अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो ये सेक्शन नहीं लगती, क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने स्टॉक इन ट्रेड लो कंसिडरेशन से खरीदा, तो स्टॉक इन ट्रेड लो कंसिडरेशन से आप खरीदोगे और फिर आगे जाके बेचोगे तो ऑलरेडी बीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा ना, तो यहां पे सेक्शन 56(2)(10) है वो नहीं लगती। अब एक और चीज समझना, 56(2)(10) अगर लग जाती है, आप कोई एसेट गिफ्ट में मिलती है या फिर आप लो कंसिडरेशन से एक्वायर करते हो एंड 56(2)(10) लग गई और आपने एसडीवी एफएमवी पे टैक्स भर दिया, तो जो एसडीवी एफएमवी कंसिडर हुई है अंडर सेक्शन 56(2)(10) वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी ड्यू टू सेक्शन 49(4). तो 49(4) क्या बोलती है कि अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिलती है या लो कंसिडरेशन से मिलती है और उस पे आपने 56(2)(10) में टैक्स भर दिया, आपने 56(2)(10) में टैक्स भर दिया, तो जो एसडीवी एफएमवी पे आपने 56(2)(10) में टैक्स भरा है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ड्यू टू सेक्शन 49(4). अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 43CA, ये 43CA पीजीबीपी की सेक्शन है। इट इज अ सिमिलर सेक्शन ऑफ द सेक्शन 50C। 50C अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो और वो आपके लिए कैपिटल असेट है और सेल कंसिडरेशन से एसडीवी ज्यादा है बाय 110%, इन दैट केस एसडीवी इज ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो कब लगती थी, जब आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट थी। लेकिन जो बिल्डर है, बिल्डर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है, उसके लिए ये सेक्शन लगती है। अब एक चीज समझना, सेक्शन 43CA ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डर है जिसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो अगर ट्रांसफर करता है और सेलिंग प्राइस एसडीवी से कम है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन एसडीवी है वही तुम्हारा क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन एसडीवी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर एसएससी अगर एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास उसका केस जा सकता है, आंसर इज यस। जैसा 50C में पढ़ा था वैसा का वैसा। अब क्वेश्चन ही आता है सर एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, तो एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, रजिस्ट्रेशन या अग्रीमेंट। तो मैं बता दूं नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट का, बट अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ आपको पेमेंट मिल गया हो, कुछ ना कुछ पेमेंट मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो। क्या सर ऐसा ऑप्शन हमको 56(2)(10) में भी एप्लीकेबल है क्या, आंसर इज यस। मैं बता दूं 56(2)(10) में भी एप्लीकेबल है, तो मैं बताऊं आपको 50C, 43CA एज वेल एज 56(2)(10) ये तीनों सेक्शन ऐसी है जिसमें आपको एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन।
बट एक जगह ऑप्शन है अग्रीमेंट की डेट का लेने का। अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पेमेंट मिल गया हो या कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया हो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56(2)(10), कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया हो अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी है वो आप ले सकते हो। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 56(2)(7)(b) ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, पहले समझना क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब यहां पे अनलिस्टेड कंपनी से होता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझो। अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो क्या करती है, रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है एट प्रीमियम। रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट प्रीमियम, तो जो भी तुम्हारा इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू है वो डिफरेंस पे वो कंपनी को टैक्स लग जाएगा। इसी को प्रैक्टिकल लाइफ में एंजल टैक्स बोला जाता है, जो स्टार्टअप्स को लगता है, आपको याद रहेगा तो एंजल टैक्स आपने सुना होगा बहुत बार। तो एंजल टैक्स ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो क्या करती है, रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, तो जो भी तुम्हारा इशू प्राइस है वो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, क्या बोला, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, उस डिफरेंस पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी कुछ कुछ केसेस में। सबसे पहला तो अगर कोई भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, उसने शेयर इशू किए वेंचर कैपिटल कंपनी को या वेंचर कैपिटल फंड को या स्पेसिफाइड फंड को, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। मैंने क्या बोला, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू किए वेंचर कैपिटल कंपनी को, वेंचर कैपिटल फंड को या स्पेसिफाइड फंड को, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, उनको अगर ये शेयर इशू किए तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरी चीज, अगर कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है कि क्लास ऑफ पर्सन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, तो भी नहीं लगेगी। और गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि बोला वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में कि कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। देयर आर सम स्टार्टअप जिस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। सर किस किस पे नहीं लगेगी, तो यहां पे कुछ कंडीशन है, अगर स्टार्टअप ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो सेक्शन 56(2)(7)(b) है वो नहीं लगेगी। पहली कंडीशन यह है कि वो स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एज अ स्टार्टअप एज पर दिस नोटिफिकेशन। तो पहली चीज है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हिसाब से। दूसरी कंडीशन यह है कि वो स्टार्टअप का एग्रीगेट शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो स्टार्टअप ने शेयर इशू करने से पहले या इशू करने के बाद उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो दैट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन द 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस ये 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम आपको कुछ चीजें नहीं लेनी है। जो शेयर नॉन रेजिडेंट को इशू किए वो कंसीडर नहीं होंगे 25 करोड़ की लिमिट में। दूसरा, जो भी वेंचर कैपिटल कंपनी को या वेंचर कैपिटल फंड को इशू हुए वो नहीं लेना है। या तीसरा, कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी को शेयर इशू किए वो भी कंसीडर नहीं करने। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सेकंड कंडीशन स्टार्टअप के लिए, पहली कंडीशन तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम आपको कुछ शेयर कंसीडर नहीं करने। पहले नॉन रेजिडेंट को जो इशू किए वो कंसीडर मत करो, वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड को इशू किए वो कंसीडर मत करो, या किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किए वो भी कंसीडर मत करो। या स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके जो शेयर है वो लिस्टेड होने चाहिए करके, ठीक है, जिसके शेयर है वो लिस्टेड होने, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए एज पर द सेबी। पहली चीज तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए एंड उसके साथ में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से उस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मींस नेटवर्थ शुड बी मोर देन द 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर शुड बी मोर देन 250 करोड़। इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और उसके जो शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो उस कंपनी को मैं स्पेसिफाइड कंपनी बोलूंगा। स्टार्टअप ने उस कंपनी को जो शेयर इशू किए वो 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ और कंडीशन है कि वो स्टार्टअप कुछ असेट नहीं खरीद सकता। सबसे पहली चीज, स्टार्टअप है वो कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो स्टार्टअप वो पैसे को किसी भी पैसे को उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का सेल का ही बिजनेस है, अगर वो स्टार्टअप एज अ बिल्डर है या फिर उसका रेंटिंग का बिजनेस है, लेट आउट का बिजनेस है, ठीक है, तो उस केस में वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वो जो स्टार्टअप है वो किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग में कब कर सकता है, अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग को खुद के बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई किया, या उसके रेंटिंग का बिजनेस है, या फिर उसके सेल करने का बिजनेस है, तो उस केस में कर सकता है। वो स्टार्टअप किसी को लोन और एडवांसेस भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर लोन एडवांस देने का बिजनेस है तो उस केस में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो स्टार्टअप किसी के शेयर सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता। उसके बाद वो ये स्टार्टअप है कोई भी मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या
यॉट है वो या एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मींस 10 लाख रुपए से ज्यादा का वो ना तो व्हीकल खरीद सकता है, ना एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, ना यॉट खरीद सकता है। लेकिन एक चीज समझना, अगर उसका वो स्टॉक इन ट्रेड है करके, ठीक है, या उसका लीजिंग वगैरह का बिजनेस है तो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो स्टार्टअप है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ज्वेलरी का एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज वेल एज द यहां पे तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है या बुलियन है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट वो स्टार्टअप नहीं करेगा। लेकिन ये कंडीशन कितने साल तक लगेगी? ये कंडीशन जो लगेगी वो 7 साल तक लगेगी। जिस ईयर में शेयर इशू किया उस ईयर के एंड से 7 ईयर्स तक, जिस ईयर में शेयर इशू किया उस ईयर के एंड से 7 ईयर तक जो है वो स्टार्टअप है वो इन असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब स्टार्टअप कितने साल तक माना जाएगा? तो यहां पे स्टार्टअप जो है वो आपको 10 इयर्स तक माना जाएगा इनकॉर्पोरेशन की डेट से। तो स्टार्टअप किसको बोलेंगे? तो स्टार्टअप 10 इयर्स तक माना जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होगा उसका टर्नओवर किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस है वो उसका होना चाहिए, जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक चीज समझना, लास्ट ईयर यहां पे एक प्रोवाइजो ऐड किया कि अगर आगे जाके कोई भी ये वायलेशन हो जाता है, आगे जाके कंडीशन का वायलेशन हो जाता है, और पहले तो स्टार्टअप को टैक्स नहीं लगा था क्योंकि वो शेयर इशू किए थे, तब तो 5627 भी नहीं लगा था, लेकिन अगर वायलेशन हुआ तो उस ईयर में स्टार्टअप को टैक्स पे करना पड़ेगा। स्टार्टअप की वो आईएफएस की इनकम मानी जाएगी इन द ईयर ऑफ वायलेशन, और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और माना जाएगा। और यहां पे स्टार्टअप जो है वो स्टार्टअप को 270A का पेनल्टी भी लग जाएगा। 270A का 200% का पेनल्टी लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 56 to 11, और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपके कोई एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट में आपका टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और आपको किसी नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन के टाइम पे मिलता है तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी माना जाता है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन मान लो एम्प्लॉयमेंट में टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन हो रहा है, आपको किसी नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से कहीं और से पैसा मिलता है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 57 ये बोलती है कि जब भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालोगे तो उसके सामने जो भी रीजनेबल खर्चे होते हैं, अगर इनकम टैक्सेबल है तो उसके सामने खर्चे अलाउ होंगे। मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान रखना। देखो, अगर इनकम टैक्सेबल होती है तो उसके सामने खर्चे अलाउ होंगे, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके सामने के खर्चे आपको इग्नोर करते हैं। इनकम जो है वो अगर इंटरेस्ट फ्रॉम लेट कंपनसेशन है, इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट, और उस पर लेट कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला, उसके सामने 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब एक चीज समझना, इस बार से इन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि जब भी आपको डिविडेंड मिलता है किसी भी कंपनी से, नाउ फ्रॉम दिस ईयर डिविडेंड एज वेल एज द इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो भैया जो भी आपको डिविडेंड मिलता है या फिर आपको जो इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिलता है, इसके सामने आपको कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे एक्सेप्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ होगा। अगर आपने लोन लेके और शेयर में या यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस है वो अलाउ होगा, और वो भी कितना पता है? अप टू 20% ऑफ द इनकम। मींस डिविडेंड जो है वो डिविडेंड अभी टैक्सेबल होगा, डिविडेंड के सामने और कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे, डिविडेंड के सामने सिर्फ क्या अलाउ होगा पता है? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कितना अलाउ होगा? अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड। उसके बाद सेक्शन 58 ये बोलती है कि भैया जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो अलाउ नहीं होते हैं, या फिर इंडिया के बाहर किसी को सैलरी या इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उस पर टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो वो अलाउ नहीं होगा। उसके बाद में किसी को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया इन द सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, वो अलाउ नहीं होगा। और रेजिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा तो 30% आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अपन सीधा पीजीबीपी अगले लेक्चर में लेंगे। अब अपन दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। सबसे पहले बात करते हैं अमलगमेशन की। सर अमलगमेशन किसको बोलते हैं? तो अमलगमेशन का मतलब या तो दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर कोई नई कंपनी बना लेती है, या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। बट दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि पुरानी कंपनी के ऑल असेट एंड लायबिलिटीज है वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, एंड 75% वैल्यू के जो शेयर होल्डर है, 75% वैल्यू के शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अब एक चीज समझना, अमलगमेशन है वो टैक्स फ्री होता है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में, अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में, एज वेल एज द शेयर होल्डर के हाथ में। तो पहले मैं बात कर दूं अमलगमेटिंग कंपनी की। अमलगमेटिंग कंपनी जब भी असेट ट्रांसफर करती है नई कंपनी को, अमलगमेटेड कंपनी को, इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू सेक्शन 47, तो यहां कैपिटल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, जो अमलगमेटेड कंपनी है, जो न्यू कंपनी को असेट मिलेगी, तो क्या न्यू कंपनी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में जो सी वाला पॉइंट है उसके हिसाब
से 56,210 तो नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, जब भी जो अमलगमेटेड कंपनी है, जो नई कंपनी है, वो उस असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लेंगे? प्रीवियस ओनर से। और इंडेक्सेशन किसका लेंगे? प्रीवियस ओनर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो जो भी शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो शेयर होल्डर के हाथ में जब भी पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी का शेयर मिलेगा, इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल। मींस अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले आपको अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिलेगा, इट वोंट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल। बट जब भी आप नई कंपनी के शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट क्या लोगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से। प्रीवियस ओनर का मतलब पुरानी कंपनी के शेयर से। ठीक है, तो पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। पुरानी कंपनी से पीरियड ऑफ होल्डिंग और पुरानी कंपनी से इंडेक्सेशन आप लोगे। अब एक बात समझना, जब भी अमलगमेशन होता है तो पुरानी कंपनी के जो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है और बिजनेस के लॉसेस होते हैं अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो जो भी बिजनेस के लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो नई कंपनी है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। और नई कंपनी को यहां पे बिजनेस लॉस के केस में फ्रेश 8 इयर्स का टाइम मिलता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कहां पे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के टॉपिक में। अब एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। डीमर्जर किसको बोलते हैं? कि अगर किसी भी कंपनी का कोई भी सेगमेंट अलग हो जाता है, किसी भी कंपनी का कोई भी सेगमेंट है, कोई भी यूनिट है, वो आप अलग करके और कोई दूसरी कंपनी बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। एक एग्जांपल मैंने आपको हमेशा पढ़ाते टाइम एक एग्जांपल लिया, दैट इज द टाइटन लिमिटेड। एक कंपनी है, टाइटन के 2 सेगमेंट है, वन इज द वॉच वाला सेगमेंट, वन इज द ज्वेलरी वाला सेगमेंट, जिसको तनिष्क बोलते हैं। मान लो उन्होंने क्या किया, तनिष्क को एक अलग कंपनी बना दी और तनिष्क लिमिटेड उसका नाम दे दिया। तो जो नई कंपनी बनती है ना, डीमर्जर के केस में जो भी नई कंपनी बनती है ना, दैट इज कॉल्ड योर रिजल्टिंग कंपनी। इसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। और जो पुरानी कंपनी जो रहती है दैट इज कॉल्ड योर डीमर्ज्ड कंपनी। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डीमर्जर जो होता है, डीमर्जर के केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? पहली चीज तो डीमर्जर किसको बोलेंगे? तो डीमर्जर कब माना जाता है? कि जब आप कोई भी अपनी अंडरटेकिंग है वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हो, दैट इज कॉल्ड योर डीमर्जर। बट आपको 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन के जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रहा है, जो सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज है वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। ऑल असेट एंड लायबिलिटी ज्वेलरी डिवीजन की है वो तनिष्क लिमिटेड को ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जो भी असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है वो बुक वैल्यू पे होनी चाहिए, मींस यहां पे रीवैल्यूएशन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन यह है कि भैया जो ये नई कंपनी बनेगी दैट इज द तनिष्क लिमिटेड, ये तनिष्क लिमिटेड क्या इशू करेगी पता है? अपने शेयर इशू करेगी। किसको? शेयर होल्डर ऑफ द टाइटन लिमिटेड। जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर है वो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर मिलने चाहिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर मिलने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने प्रोपोर्शन रखा कि आपके पास 10 शेयर है तो आपको 2 मिलेगा। तो मेरे पास अगर 100 है तो मुझे 20 मिलना चाहिए, आपके पास 1 लाख है तो आपको 20,000 मिलना चाहिए। मींस वो रेशियो है, प्रोपोर्शनेट है, वो आपको मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद चौथी कंडीशन ये है कि बेटा ये डीमर्ज कंपनी के जितने शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर है वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। और ये जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होनी चाहिए, ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसको हम डीमर्जर बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने बोला यहां पे कि रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है, यहां पे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन एक बात समझना, आजकल क्या होता है, इंडेक्स फॉलो होता है और इंडेक्स के हिसाब से जो तनिष्क लिमिटेड है वो अगर मान लो असेट को किसी और वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है, जो तनिष्क लिमिटेड है वो असेट को किसी और वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडेक्स को कंप्लाई करते हुए जो नई कंपनी है रिजल्टिंग कंपनी वो असेट को किसी और वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर इन कंप्लायंस ऑफ द इंडेक्स। अब एक और चीज समझना सर, इस केस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा, टैक्सेबिलिटी आएगी। मैं शेयर होल्डर से पहले मैं आपको बता देता हूं डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो देखो, जो डीमर्ज कंपनी रहेगी टाइटन लिमिटेड, उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर दी, तो जो भी कैपिटल असेट रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर की जाती है अंडर डीमर्जर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू सेक्शन 47। तो इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब एक बात बताओ, जो नई कंपनी को जो असेट मिली तो क्या इसको 56(2)(10) IFOS में लगेगा? आंसर इज नो। मिस्टर आईडी हटला ITC सर्टेन ट्रांजैक्शन में अमलगमेशन डीमर्जर कवर है, तो इसको बेटा जो भी असेट मिलेगी किसकी, ज्वेलरी डिवीजन की, इट वोंट बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर तनिष्क लिमिटेड जो रिजल्टिंग कंपनी उस असेट को बेचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर टाइटन लिमिटेड का, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? टाइटन लिमिटेड से, और इंडेक्सेशन भी कहां से? टाइटन लिमिटेड से। अब एक चीज समझना, इसमें जो समझने की बात है आपकी वो ये है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो एक बात बताओ, आप और मैं अगर इस टाइटन के शेयर होल्डर थे, मिस डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर थे, अपनी कंपनी का कोई सेगमेंट टूट गया और नई कंपनी बन गया, तो नई कंपनी ऑब्वियसली अपने को शेयर अलॉट करने वाली है।
तो पहली चीज तो ये कि नई कंपनी के जैसे ही अपने को शेयर मिलेंगे तो क्या अपने हाथ में आईएफओएस में टैक्स लगेगा 56(2)(10) में? आंसर इज नो, 56(2)(10) नहीं लगेगा। क्या अपने हाथ में कोई कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, कुछ भी नहीं होगा। जब भी आपको शेयर अलॉट होंगे किसके? रिजल्टिंग कंपनी के, उस केस में आपके हाथ में कुछ भी नहीं। क्या डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, इट वोंट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड ऑल्सो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सर जो रिजल्टिंग कंपनी के अपने को शेयर मिले, रिजल्टिंग कंपनी के इस एग्जांपल में तनिष्क लिमिटेड के, तो तनिष्क लिमिटेड के जो अपने को शेयर मिले, अगर कल उठ के वो शेयर को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस। कॉस्ट क्या लेंगे? तो तनिष्क लिमिटेड के शेयर का कॉस्ट कैसे निकालना, उसके लिए एक फॉर्मूला, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले आप एक काम करो कि जो डीमर्ज्ड कंपनी थी टाइटन लिमिटेड, उसके शेयर कितने में खरीदे थे उसका टोटल कॉस्ट ले लो। डीमर्ज्ड कंपनी जो थी टाइटन लिमिटेड, उसके शेयर कितने में खरीदे थे उसकी टोटल कॉस्ट ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर। भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल इस टाइटन लिमिटेड के जो आपने शेयर खरीदे थे वो फॉर एन एग्जांपल आपने 1 लाख में खरीदे थे। अब आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करो नेट असेट ट्रांसफर्ड बाय कंपनी इन द डीमर्जर। भाई डीमर्जर में ये ज्वेलरी डिवीजन की नेट असेट क्या थी, कितनी ट्रांसफर की है, तो नेट असेट की वैल्यू आ गई फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़ एंड डिवाइड करो नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर। सपोज इस पूरी कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 500 करोड़। तो बेटा यहां पे आपका कितना कॉस्ट आ जाएगा, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट। अपन क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट। कैसे निकालने का, पुरानी कंपनी के शेयर कितने में खरीदे थे वो ले लो पहले, मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर, तो आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, जो डीमर्ज्ड कंपनी है उसके शेयर का कॉस्ट फिर तो कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से आपने प्रोपोर्शनेट करके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट निकाल दिया। तो अब डीमर्ज कंपनी के शेयर है उसका कॉस्ट क्या बचेगा, तो भैया जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का कॉस्ट आया वो माइनस कर दो तो बचेगा, दैट इज कॉल्ड योर डीमर्ज कंपनी के शेयर का कॉस्ट। फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने टाइटन के शेयर खरीदे थे 1 लाख में, ठीक है। अब हुआ क्या कि टाइटन है वो टाइटन का डीमर्जर हुआ और टाइटन जो जिस डेट को डीमर्जर हुआ उस दिन उसका नेटवर्थ 500 करोड़ था। अब इसमें से इन्होंने क्या किया कि भाई सपोज 200 करोड़ है वो तनिष्क को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे लिए जो टाइटन लिमिटेड के शेयर थे वो 1 लाख में खरीदे थे। अब मान लो मुझे क्या हुआ, तनिष्क लिमिटेड के 300 शेयर और मिल गए। अब वो 300 शेयर मुझे जो तनिष्क लिमिटेड के मिले इसका कॉस्ट कैसे निकालूं, तो उसके कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना, 1 लाख टाइटन के लिमिटेड के शेयर का कॉस्ट मल्टीप्लाई करूंगा 200 करोड़ की एसेट ट्रांसफर की डीमर्जर में, डिवाइड बाय 500, तो यहां पे बेटा 40,000 आता है। तो ये 40,000 जो है, दिस 40,000 इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 300 शेयर इन द तनिष्क लिमिटेड। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन टाइटन लिमिटेड। तो टाइटन लिमिटेड के शेयर का कॉस्ट मेरा 60,000 बच जाएगा, तो 60,000 डिवाइड बाय जितने भी टाइटन के शेयर रहेंगे वो मेरा कॉस्ट बच जाएगा। तो टाइटन के शेयर जब भी मैं बेचूंगा उसकी कॉस्ट है मुझे 60,000 लेनी है। अब एक और चीज समझना, सर ये 300 शेयर जो मुझे डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिले इसकी कॉस्ट निकालना तो आपने सिखाया, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको लेना है पुरानी कंपनी जो डीमर्ज जो ओरिजिनल कंपनी थी उसके शेयर कब से खरीदे थे वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है और इंडेक्सेशन भी वहीं से लेना है करके, ठीक है। तो भैया पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको कहां से लेना है, जब आपने डीमर्ज कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर कब खरीदे थे वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो भी आपको वहां से लेना है। दिस इज कॉल्ड योर डीमर्जर। और डीमर्जर के केस में भी बेटा जो सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जो यूनिट ट्रांसफर हो रही है करके, ठीक है, इस यूनिट के जो भी बिजनेस के लॉसेस रहेंगे और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रहेगा वो नई कंपनी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, बट यहां पे रिमेनिंग पीरियड मिलेगा, यहां पे फ्रेश 8 इयर्स का टाइम लिमिट नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक टॉपिक है दैट इज द बॉन्ड वॉशिंग, बॉन्ड स्ट्रिपिंग, पहले डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी यहां पे था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल बिकॉज लास्ट ईयर तक डिविडेंड स्ट्रिपिंग था बट अभी डिविडेंड स्ट्रिपिंग इस साल से नहीं है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड और डीम डिविडेंड की। सर डिविडेंड पे क्या होगा, तो इस बार मैं बताऊं आपको, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो भी टैक्सेबल है और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला तो भी टैक्सेबल है। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है दैट इज आल्सो टैक्सेबल और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस साल डीडीटी वाला वगैरह कंसेप्ट सब हट चुका है। तो आपको डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी से तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, तो देखो एक तो होती है इंडियन कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी में ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। डोमेस्टिक कंपनी, ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर उस फॉरेन कंपनी ने इंडिया में प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के। प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट का मतलब उनका एजीएम इंडिया में हो रहा है, उनको शेयर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑल। तो अगर फॉरेन कंपनी ऐसा कुछ करती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो मैं बता दूं आज की डेट में आपको डिविडेंड जो मिलता है किससे, डोमेस्टिक कंपनी से या फॉरेन कंपनी से, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक चीज
चीज समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से टैक्सेबल होगा, लेकिन कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? नॉर्मल टैक्स रेट से। मेरे लिए स्लैब रेट है तो स्लैब रेट से, कंपनी के लिए 25% है तो 25%, 30%, 30%, फर्म के लिए 30%, तो डिपेंड्स ऑन योर टैक्स रेट, उस रेट से टैक्सेबल होगा। अब एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है 115 बीबीडी। 115 बीबीडी ये बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी है, कौन है? इंडियन कंपनी, और वो किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो उससे जो भी डिविडेंड मिलेगा, दैट डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल एट 25 और 30%, दैट डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट 15%, दैट डिविडेंड इज टैक्सेबल एट कंसेशनल रेट, दैट इज 15%। तो मैंने क्या बोला, इधर देखो बेटा, जैसे कोई डोमेस्टिक कंपनी है, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं टाटा मोटर्स करके, और टाटा मोटर्स ने क्या किया, जेएलआर करके फॉरेन का कंपनी है जो जैगवार कार बनाती है, एंड तो वो जैगवार जो कार बनाती है उसमें उनका 26% और मोर का शेयर होल्डिंग है, तो फॉरेन कंपनी से जो टाटा मोटर्स को डिविडेंड मिलेगा, दैट इज नॉट टैक्सेबल एट 25 और 30%, इट विल बी टैक्सेबल एट 15%, लेकिन ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल होगा, इसके सामने किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसके सामने किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 50 करोड़ का डिविडेंड मिला, 4 करोड़ जो है वो डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस था, तो टैक्सेबल कितना होगा? टोटल 50 करोड़ और 46 करोड़, राइट आंसर इज टोटल 50 करोड़, मींस ग्रॉस डिविडेंड है वो टैक्सेबल यहां पे हो जाएगा। अब एक चीज समझना, डिविडेंड जो है वो तो आपके हाथ में आईएफआरएस में टैक्सेबल होगा ही होगा। अब एक कांसेप्ट आता है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है कि डीम्ड डिविडेंड एक्चुअल में डिविडेंड होता नहीं है, लेकिन उसको डिविडेंड मान लेंगे। तो डीम्ड डिविडेंड की सेक्शन होती है 222A, 222B, C, D एंड E। सबसे पहला 222A। 222A ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड के बदले अगर असेट बांट देती है, अगर डिविडेंड है और डिविडेंड के बदले क्या बांट देती है? असेट बांट देती है, तो असेट जितना बांटा ना, दैट असेट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसका रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख का, हमने असेट बांट दी 12 लाख की, तो टोटल 12 लाख में से 10 लाख हमारे लिए क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को क्या देती है? असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो दैट असेट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब क्या होता है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस आप ऑलरेडी बोनस शेयर में डाल चुके हो, वो भी तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। मींस फॉर एन एग्जांपल हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस है, बट उसमें से 10 लाख जो है वो बोनस शेयर थे, 40 लाख ओरिजिनल शेयर थे, 10 लाख बोनस शेयर थे। अब 10 लाख हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है वो 20 लाख माना जाएगा, बिकॉज वेदर कैपिटलाइज और नॉट इज 10 लाख, 10 लाख ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं, तो यहां पे 20 लाख है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिया जाएगा। तो देखो 222A, A फॉर असेट कैसे याद रखोगे कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटता है, तो उस केस में दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब एक और चीज समझना, डीम्ड डिविडेंड मानने के लिए आप एक चीज समझना, सर असेट का बुक वैल्यू लेंगे या फिर मार्केट वैल्यू लेंगे? राइट आंसर इज मार्केट वैल्यू। तो 222A के लिए, 222C के लिए, 222D के लिए आप मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट लोगे। असेट की मार्केट वैल्यू क्या है वो आप देखोगे। जैसे बुक वैल्यू है वो 6 लाख है, मार्केट वैल्यू 12 लाख है, और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है, डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा? 10 लाख। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद सेक्शन 222B बोलती है, 222B ये बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर देते हैं, अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर देते हैं, डिबेंचर स्टॉक देते हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं। एक बात बताऊं, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया उसमें कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है, बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने बोनस शेयर दे दिया तो उस केस में उसको फायदा होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। तो बी को आप ऐसे याद रखो, 222B को ऐसे याद रखो कि अगर कोई भी कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं, या किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। 222C को याद रखोगे, क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कंपनी है वो क्लोज डाउन हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाता है, और लिक्विडेशन के टाइम पे अगर शेयर होल्डर को कोई भी असेट बांटी जाती है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बट यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उस डेट का देखेंगे जिस डेट को कंपनी लिक्विडेशन में गई, तो जिस डेट को कंपनी लिक्विडेशन में गई उस दिन का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा उतना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। 222D is related to D means decrease in share capital। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को डिक्रीज कर देती है, मीन शेयर का फेस वैल्यू डिक्रीज करके और रिटर्न कर देती है पैसा। जैसे 10 रुपए का शेयर का फेस वैल्यू था, उसको 2 रुपए पे लाके और 8 रुपया रिटर्न कर देती है, तो 8 रुपया जो रिटर्न किया दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वेदर कैपिटलाइज और नॉट। मतलब अगर डिक्रीज इन शेयर कैपिटल करके
और शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है यहां पे, अगर शेयर होल्डर को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मींस 10 रुपए का शेयर है, उसको 5 शेयर दे दिए 2-2 रुपए वाले, तो क्या यहां डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? ना बाबा ना, यहां कुछ फायदा हुआ ही नहीं। मतलब आप शेयर की फेस वैल्यू कम करके शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ देते हो बेचारे को, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड नॉट। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 222E। और 222E क्या बोलता है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। 222E है वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में लगता है, और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, उसको लोन और एडवांसेस देती है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। या अगर उस शेयर होल्डर को नहीं दिया, किसी कंसर्न को दिया जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस किसी कंसर्न को दिया और उस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। या आप मान लो कंसर्न को नहीं दिया, किसी और पर्सन को दिया, वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे या बेनिफिट के लिए, देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, ये सेक्शन में वेदर कैपिटलाइज और नॉट है वो नहीं लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो किसी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है एट द टाइम ऑफ द लोन, एट द टाइम ऑफ द लोन अगर 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, उसको लोन दिया, डीम्ड डिविडेंड। किसी कंसर्न को दिया जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डीम्ड डिविडेंड। किसी और पर्सन को दिया उस शेयर होल्डर के बिहाफ या बेनिफिट के लिए, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, बट इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक चीज समझना, 222 ABCD एंड 222E में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? पहला फर्क तो यह है कि ABCD इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोजली हेल्ड कंपनी। और सेकंड फर्क यह है कि ABCD में क्या लिखा हुआ था? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, और यहां पे लिखा हुआ है सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, शेयर होल्डर ने अगर मान लो लोन को रीपे कर दिया या वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दे रहा है, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस। इवन वो शेयर होल्डर ने उसको रीपे कर दिया दूसरे दिन ही या मार्केट रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, तो भी ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो कोई कंपनी है, वो मनी लेंडिंग बिजनेस में, कंपनी जो है वो मनी लेंडिंग बिजनेस में है और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है वो मनी लेंडिंग है, तो उस केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा अगर वो लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है तो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने आपको बोला लोन दो या एडवांस दो तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी एडवांस दिया है, वो एडवांस अगर ट्रेड नेचर का है, कमर्शियल नेचर का एडवांस है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोविड की वजह से क्या हुआ कि मेरे को घर पे स्टूडियो सेटअप करना पड़ा, तो मेरी कंपनी से मैंने 10 लाख रुपीस एडवांस लिया स्टूडियो सेटअप करने के लिए, इट इज लाइक अ ट्रेड एडवांस, तो यहां पे 56(2)(10 है, सॉरी 56(2)(10 नहीं, 222E है, वो आपका यहां पे नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, 5 चीजें ऐसी है जो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। पहला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी कंपनी ने लोन दिया और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया और वो कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस मनी लेंडिंग है, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कंपनी ने पहले लोन दिया था और वो डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है 222E में, और अब कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड देती है, अब कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड देती है, और जो एक्चुअल डिविडेंड दे रही है ना, वो एक्चुअल डिविडेंड को जो पहले लोन दिया था उससे सेट ऑफ मार रही है। पहले कंपनी ने लोन दिया था, वो डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है 222E में। अब कंपनी एक्चुअल में लोन देती है और एक्चुअल में जो लोन दे रही है उसको सेट ऑफ कर रही है, किससे? जो पहले लोन दिया था उससे। तो अब जो सेट ऑफ हुआ जितना अमाउंट, वो डिविडेंड है, वो नहीं माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। बायबैक ऑफ शेयर है, वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। एज वेल एज द, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी रिजल्टिंग कंपनी डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को जो शेयर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड। मींस रिजल्टिंग कंपनी ने डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी शेयर्स अलॉट किए, दैट वोंट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड। अब एक और चीज समझना, या फिर जो 222C एंड D है, C का मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, 222C एंड D का मतलब डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, वो दोनों सेक्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं लगेगी। मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिक्विडेशन पे कोई भी पैसा मिलता है या फिर डिक्रीज इन शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में हो रहा है, तो सेक्शन 222C और D नहीं लगेगी। मींस वहां डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, सेक्शन 80 MI,
एटीएम ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, ये डिडक्शन की सेक्शन है अंडर चैप्टर 6 से, एटीसी एटीडी वगैरह पढ़ते हो ना, उसमें एटीएम करके सेक्शन है, बट मैं इसको यहां पे पढ़ाता हूं हमेशा हमेशा। क्या इसी साल से पहला साल है। तो देखो बेटा, एक एटीएम करके सेक्शन ये बोलती है कि अगर एटीएम नहीं, एटीएम, ठीक है, एटीएम क्या बोल रहे हैं, एटीएम, हाँ, एटीएम करके जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, तो किससे, 3 लोगों से। क्या बोला मैंने, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, और वो डिविडेंड उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में है, तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगा अगर उसने आगे डिविडेंड इस साल दिया तो। इस साल जितना उसने आगे डिविडेंड दिया, जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, या जितना डिविडेंड मिला, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा एटीएम में। तो एटीएम क्या बोलती है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर कोई कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, तो ये डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। कहां, आईएफओएस में जाएगा, कंपनी के हाथ में, और टोटल इनकम में आएगा। अब एक चीज समझना, ये ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा। अब इस साल जितना डिविडेंड दिया और जितना डिविडेंड मिला है, विच एवर इज लोअर है, वो आपको डिडक्शन एटीएम में मिल जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको इस साल में 10 करोड़ का डिविडेंड मिला किसी डोमेस्टिक कंपनी एंड ऑल से। अब वहां कोई शेयर होल्डिंग की जरूरत नहीं है, सब्सिडरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं, ऑल कोई भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, फॉरेन कंपनी से मिला, या बिजनेस ट्रस्ट से मिला, 10 करोड़ का मिला, और इस साल हमने हमारे शेयर होल्डर को सपोज 7 करोड़ का डिविडेंड दिया, तो हमको 7 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। 10 करोड़ 7 करोड़ लोअर कम्स टू 7 करोड़। लेकिन एक चीज समझना, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को कब तक डिस्ट्रीब्यूट करना पता है, अप टू द स्पेसिफाइड डेट। और स्पेसिफाइड डेट को इन्होंने डिफाइन किया कि जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे 1 महीना पहले, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे 1 महीना पहले। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन प्रीवियस ईयर 2021 की बात करते हैं, तो 2021 प्रीवियस ईयर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक। हमारा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा, 31 अक्टूबर 2021, तो उससे 1 महीना पहले, दैट इज 30 सितंबर 2021। तो बेटा 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 30 सितंबर 2021 तक जो भी हम डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब और जितना इस साल में डिविडेंड मिला प्रीवियस ईयर 2021 में, विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने यहां पे काफी एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, अगर आप ये एग्जांपल्स वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने लास्ट में एक नोट दे रखा है, और ये नोट ये बोलता है कि बेटा डिविडेंड जो है, डीडीटी कंसेप्ट इस साल से हटा है। डीडीटी कंसेप्ट है वो इस साल से हटा है, मींस इस साल जो भी कंपनी डिविडेंड देगी उस पर डीडीटी नहीं लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा नॉर्मल टैक्स रेट से। लेकिन एक चीज समझना, हो सकता है किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर लास्ट ईयर कर दिया था, 31 मार्च 2020 से पहले, 31 मार्च 2020 से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, डीडीटी गवर्नमेंट को पे कर दिया था, मुझे डिस्ट्रीब्यूट इस साल हुआ, इस साल मुझे डिविडेंड मिला, तो क्या मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, मेरे हाथ में वो 1034 से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो 10% से टैक्सेबल होगा, जैसा लास्ट ईयर तक होता था। नेक्स्ट सेक्शन इज टैक्स इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। तो एक बात बताओ, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो लिक्विडेशन के केस में शेयर होल्डर को जो असेट बांटी जाती है, शेयर होल्डर को जो असेट मिलती है, पहले तो वो बेटा आईएफओएस में टैक्सेबल होगी कितना, जितना डिविडेंड है, जितना डीम्ड डिविडेंड है, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। To the extent accumulated profit of the company, it will be taxable under income from other sources as a dividend in hands of the shareholder. अब एक बात समझना, जो असेट मिली और जो पैसा मिला, असेट एंड पैसा मिला, टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, डीम डिविडेंड 222C में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी ने असेट दी, वो मान लो 10 लाख की दी, और उसमें से डीम डिविडेंड 2 लाख हो गया, तो 2 लाख आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर को कैपिटल गेन भी लगेगा, उसका शेयर चला गया लिक्विडेशन की वजह से, तो यहां शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगेगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे पता है? जो आपको असेट मिला वो, जो आपको डिविडेंड मिला, सॉरी, जो आपको असेट मिला वो, जो आपको मनी मिला वो, और माइनस कर दो जितना डीम डिविडेंड माना गया, वो माइनस कर दो, दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और उसमें से जब आपने शेयर खरीदे हो उसकी कॉस्ट जो है वो आप माइनस कर दो, तो आपको कैपिटल गेन का अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां कैपिटल गेन शेयर होल्डर को उस ईयर में लगेगा, यहां कैपिटल गेन शेयर होल्डर को उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसको असेट डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन वो शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना,
वो शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लिक्विडेशन की डेट तक ही लोगे, मींस लिक्विडेशन की जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई उस दिन तक का ही आप शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको असेट्स है वो कंपनी से मिलती है अंडर लिक्विडेशन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायबैक। बायबैक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज कि सर बायबैक के केस में होता क्या था, तो बायबैक के केस में मैं बताऊं कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता था, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगता था। बायबैक के केस में कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता था, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगता था। शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन कैसे लगता था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बायबैक प्राइस माइनस जो भी शेयर का कॉस्ट था, तो कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथ में लगता था। लेकिन एक सेक्शन आई 115 क्यूए, और 115 क्यूए ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी शेयर का बायबैक करती है, भले वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अब वो डोमेस्टिक कंपनी को जो बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस है, उस डिफरेंस पे डोमेस्टिक कंपनी को आईएफओ डोमेस्टिक कंपनी जो है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जैसे डीडीटी था वैसा का वैसा बायबैक पे ये टैक्स है 115 क्यूए में। मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और वो डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड शेयर का बायबैक करती है, तो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे डोमेस्टिक कंपनी टैक्स भरेगी 20% की रेट से, प्लस 12% सरचार्ज ऑलवेज लेना है, एंड प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऑलवेज लेना है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। 20% टैक्स रेट, 12% सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी द 23.296%। तो ध्यान रखो मैंने क्या बोला, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है, भले लिस्टेड है अनलिस्टेड है, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब जब इशू किया था तो कितना पैसा मिला था, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, वो डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस पे 23.296% की रेट से डोमेस्टिक कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स भरेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर शेयर होल्डर को क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। अगर 115 क्यूए लग गया और कंपनी ने टैक्स भर दिया 23.296%, तो शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 1034A। अब एक बात समझो, कंपनी को ये टैक्स कब तक भरना है? 14 डेज के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन उन्होंने बायबैक किया, जो इस दिन बायबैक किया उससे 14 डेज के अंदर अंदर उनको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरा तो 15 डेज से 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और वो कंपनी है वो असेसी इन डिफॉल्ट भी मानी जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इशू प्राइस क्या कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द इशू प्राइस? क्योंकि क्या होगा कि जैसे आज कंपनी ने एक शेयर है वो 300 में बायबैक किया, तो बायबैक प्राइस इज 300, बायबैक प्राइस है वो 300 है। सर इशू प्राइस क्या लेंगे? तो इशू प्राइस कितने में इशू किया था वो इशू प्राइस, जैसे फॉर एन एग्जांपल इशू किया था वो 50 में किया था और उस पे प्रीमियम था 10 रुपए का, तो 60 रुपीज का इशू प्राइस। तो 300 माइनस 60 240 है, उस 240 पे टैक्स भरना पड़ेगा। एक बात बताओ, जितना इशू प्राइस ज्यादा होगा कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, इशू प्राइस लोगे क्या? तो इशू प्राइस सबसे पहले, अगर मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए थे और लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, तो इशू प्राइस क्या होगा? जितना पैसा कंपनी को मिला इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, मींस इशू प्राइस क्या होगा? जो कंपनी को अमाउंट मिला इंक्लूडिंग द प्रीमियम 60 रुपीज है वो इशू प्राइस होगा। लेकिन एक बात बताओ, जो कंपनी को पैसा मिला उसमें से कंपनी ने मान लो पहले ऑलरेडी कुछ अमाउंट रिटर्न कर दिया था, 60 रुपीज कंपनी को मिला था, कंपनी ने मान लो कुछ साल पहले उसमें से 20 रिटर्न कर दिया, तो अब इशू प्राइस कितना लोगे? 40 लोगे। भाई सीधी सी बात है, जितना रिटर्न कर दिया वो आप लेस कर दोगे, तो अभी आप 40 लोगे। लेकिन एक चीज समझना, जितना आपने रिटर्न किया, जितना कंपनी ने रिटर्न किया था 20 रुपीज, अगर मान लो वो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E माना जा चुका है, अगर वो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E माना जा चुका है और कंपनी ने उस पर अगर डीडीटी भर दिया था अंडर सेक्शन 115, वो जो लास्ट ईयर तक था, तो उस केस में आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने दो चीजें बताई। पहली चीज इशू प्राइस क्या है? जितना अमाउंट कंपनी को मिला इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। बट कंपनी ने कुछ अमाउंट मान लो बायबैक से पहले भी रिटर्न किया है, तो जितना रिटर्न किया था वो इशू प्राइस में से लेस कर दो। लेकिन वो लेस नहीं होगा अगर वो डीम डिविडेंड माना जा चुका है अंडर सेक्शन 222D और कंपनी ने उस पर डीडीटी अंडर सेक्शन 115 वो भरा था। अब एक बात समझना, अगर कोई ईसॉप में शेयर इशू करते हैं, तो ईसॉप में शेयर इशू करते हैं तो इशू प्राइस क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी है, विच एवर इज लोअर।
मींस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज लोअर है वो इशू प्राइस माना जाएगा। नॉर्मल केस में ये दोनों चीजें हैं वो सेम आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों सेम ही आएगी, तो बेटा इशू प्राइस वही हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर अमलगमेशन में जैसे पुरानी कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल इधर देखो, एक पुरानी कंपनी है जिसका नाम था साई लिमिटेड। साई लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए थे 100 रुपए की रेट से, 1 करोड़ इशू प्राइस था, 1 करोड़ रुपया पुरानी कंपनी को साई लिमिटेड को मिला था। अब साई लिमिटेड अमलगमेटेड हो गई शिरडी लिमिटेड के साथ, और शिरडी लिमिटेड ने क्या किया पता है, साई के शेयर होल्डर को 1,20,000 शेयर इशू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले उन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए थे 100 रुपए में, तो 1 करोड़ रुपया पुरानी कंपनी को मिला था, 1 करोड़। अब नई कंपनी जो अमलगमेशन के बाद नई कंपनी ने पुरानी कंपनी के 1 लाख शेयर के बदले उन्होंने 1,20,000 शेयर दे दिए। तो क्वेश्चन आता है कि 1,20,000 शेयर का इशू प्राइस क्या होगा। तो 1,20,000 शेयर का इशू प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस कैसे निकालोगे, पहले आप लोग पुरानी कंपनी को कितना पैसा मिला था, तो पुरानी कंपनी को मिला था 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपीस, डिवाइड बाय नई कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, तो 1,20,000, सो इट्स कम्स टू द 83.33। तो भैया पुरानी कंपनी के शेयर का, अब नई कंपनी ने शेयर इशू किए तो नई कंपनी के शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा 83.33। तो देखो अमलगमेटेड कंपनी ने अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले शेयर इशू किया, तो आपको कैसे इशू प्राइस निकालना है कि पुरानी कंपनी को जो पैसा मिला था डिवाइड बाय नई कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, उससे डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा इशू प्राइस। अब सर डीमर्जर के केस में, तो डीमर्जर के केस में इशू प्राइस कैसे लेके निकालेंगे, तो डीमर्जर के केस में एग्जांपल लेते हैं अपन टाइटन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भैया टाइटन ने पहले कितना पैसा मिला था, वो पैसा ले लो। टाइटन को जब टाइटन ने पहले जब शेयर इशू किए होते तो कितना पैसा मिला था, उसको मल्टीप्लाई करो नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ। नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ जो भी आएगा दैट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर इशूड बाय तनिष्क लिमिटेड। ये तनिष्क लिमिटेड के शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो टाइटन लिमिटेड के शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल टाइटन ने शेयर इशू किए थे 1 करोड़ में। अब भैया 1 करोड़ में टाइटन ने शेयर पहले ओरिजिनली इशू किए थे, अब यहां पे इनका जो डिवीजन टूट के और तनिष्क बन गया, और तनिष्क ने अभी कुछ शेयर इशू किए, तो तनिष्क के शेयर का इशू प्राइस क्या निकालोगे पता है, टाइटन को कितना पैसा मिला था इशू करने पे, वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर, ये तनिष्क के शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा। तो तनिष्क के शेयर का इशू प्राइस अलग कर दो, तो जो बचेगा वो टाइटन के शेयर का इशू प्राइस है, वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, किसी असेट के बदले आप शेयर इशू करते हो या किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आप शेयर इशू करते हो, किसी असेट मिलती है, असेट के बदले शेयर इशू करते हो, या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू करते हो, तो उस केस में इशू प्राइस क्या लेने का पता है, एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी। जो असेट और लाइबिलिटी है उसका सबसे पहले आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और दूसरा अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज लोअर है वो इशू प्राइस हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो भी एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी, और दूसरा किससे कंपेयर करोगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, जो लोअर रहेगा दैट विल बी योर इशू प्राइस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी प्रोप्राइटरी कंसर्न था या पार्टनरशिप फर्म था, उसको कन्वर्जन होके सक्सेशन होके वो कंपनी बदल गया, पता पड़ा है अपन ने आया उसमें कैपिटल गेन में, कि प्रोप्राइटरी कंसर्न और कंपनी है, सॉरी प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म है, वो सक्सीड होके और कंपनी बदल गया। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए होंगे प्रोप्राइटर को या पार्टनर को, तो जो कंपनी ने शेयर इशू किए प्रोप्राइटर या पार्टनर को, तो सर उसका इशू प्राइस क्या लेंगे, तो उसका इशू प्राइस कैसे लेना है कि जिस दिन सक्सेशन हुआ उस दिन उस प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म की पहले ले लो असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। लेकिन एक चीज समझना, असेट में आपको क्या लेना है, जिस दिन सक्सेशन हुआ उस दिन का बुक वैल्यू ऑफ असेट लेना है बैलेंस शीट में, लेकिन आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपको नहीं लेना है करके, ठीक है। एज वेल एज द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो भी आपको नहीं लेना है, और लाइबिलिटीज आपको लेनी है आउटसाइडर लाइबिलिटी, मींस आपको कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है, या अनसर्टेन लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो आपको नहीं लेनी है। अब बोनस शेयर का इशू प्राइस क्या लोगे, निल लोगे। बोनस शेयर आपने फ्री में इशू किया तो बोनस शेयर का इशू प्राइस निल लोगे। अब एक चीज समझना, पहले आपने डिवेंचर इशू किए थे, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो इशू किए थे, और अब कन्वर्ट करके उसके बदले शेयर आपने दे दिए, कन्वर्जन
करके शेयर दे दिए, तो अब ये शेयर का इशू प्राइस क्या होगा? तो शेयर का इशू प्राइस कैसे निकालोगे? पहले आपने जब डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो पहले इशू किया था उसके लिए कितना पैसा मिला था, डिवाइड बाय अब नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए उसको डिवाइड कर दो, आपको पर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, उसके बदले अब आप शेयर इशू कर रहे हो, उसके बदले कन्वर्जन हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी जो शेयर इशू किया उसका इशू प्राइस क्या होगा? तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपने इशू किए थे उसका कितना पैसा आपको मिला था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, उसके बदले कितने इशू किए, वो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। अगर कोई भी डीमैट फॉर्म में शेयर हेल्ड किए हुए है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में अगर मान लो कोई भी कंपनी बायबैक करती है, डीमैट फॉर्म से बायबैक कर रही है, तो इशू प्राइस क्या लेंगे? फीफो मेथड फॉलो करेंगे। जो पहले इशू किया था वो ये माना जाएगा पहले बायबैक हो रहा है, जो उसके बाद इशू किया था वो बाद में बायबैक हो रहा है, फीफो मेथड है वो आपको फॉलो करना है। और अगर मान लो कोई भी केस में नहीं आता, जो ऊपर वाले जितने भी केस डिस्कस किए उसके बाहर का कोई केस है, तो उस केस में फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वही तुम्हारा इशू प्राइस माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक और टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी इनकम मिलता है दैट इज द एग्जेम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस का इनकम टैक्सेबल होता है। बिजनेस का इनकम टैक्सेबल मीन सैलरी हो नहीं सकती, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईएफओएस का इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और मैं बता दूं पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेन जो इनकम होती है वो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन से मिलती है, मीन डोनेशन मिलता है, डोनेशन की इनकम होती है। अब एक चीज समझना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये डोनेशन की इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है, आंसर इज यस। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ये एग्जेम्पशन 13A का तभी मिलेगा जब पहली कंडीशन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, तीसरी कंडीशन पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन 20,000 रुपए से ज्यादा है, इफ दैट डोनेशन इज मोर देन 20,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। पर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन मिलता है किसी पर्सन से दैट इज मोर देन 20,000, तो वो डोनर का डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और कंडीशन कि पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन मिलता है जो 2,000 रुपीज से ज्यादा है, तो वो कैश में नहीं ले सकते। मींस 2,000 रुपीज से ज्यादा का डोनेशन है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, या इलेक्टोरल बॉन्ड से ही ले सकते हैं, इसको छोड़ के और किसी भी मोड से नहीं ले सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो अगर मान लो इसमें से कुछ वायलेशन हो गया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को मान लो 50,000 के 2 डोनेशन मिले जिसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, टोटल डोनेशन इस साल में 1,000 करोड़ है, तो क्वेश्चन ये आता है 1,000 करोड़ पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी या सिर्फ वायलेशन पार्ट वाली टैक्सेबल होगी? आईसीआई का जो व्यू है वो ये है कि सिर्फ जो वायलेशन होता है, वायलेशन वाली पार्ट है, वायलेशन वाला पार्ट है वही टैक्सेबल होगा, ऑल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, आप पॉलिटिकल पार्टी को जब भी आप डोनेशन देते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपको अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलता है, अंडर सेक्शन 80 जीजीबी और जीजीसी। और 80 जीजीबी इंडियन कंपनी के लिए होती है, 80 जीजीसी है वो ऑल एसएससी के लिए होते हैं, 100% डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यू हैव टू मेक द डोनेशन बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश में आप डोनेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 12 इज इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होता है, अब समझने की कोशिश करना, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी इस साल में डोनेशन मिलता है, सिर्फ डोनेशन की बात कर रहा हूं, अदर इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, डोनेशन। इलेक्टोरल ट्रस्ट को इस साल में जितना डोनेशन मिलता है उसका 95% और मोर अगर उसने इस साल पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो जितना डोनेशन इस साल में मिला है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। मैंने क्या बोला? इस साल इलेक्टोरल ट्रस्ट को जितना डोनेशन मिलता है उसका 95% और मोर अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना डोनेशन इस साल में मिला वो पूरा एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, अगले साल क्या होगा? अगले साल जितना डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिलता है और लास्ट ईयर का एक्यूमुलेशन, मतलब जो पिछले सालों का एक्यूमुलेशन है, मतलब जितना पॉलिटिकल पार्टी को आपने पिछले सालों में नहीं बांटा उसको एक्यूमुलेट करना है, और उसका 95% और मोर अगर पॉलिटिकल पार्टी को बांट दिया, तो जो भी नेक्स्ट ईयर डोनेशन मिलेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर कोई भी इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन मिलता है वो डोनेशन का, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो इस साल डोनेशन मिला एंड लास्ट ईयर का जो एक्यूमुलेशन है उसकी टोटल का 95% और मोर अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो भी इस साल में आपको डोनेशन मिला है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना,
ये सिर्फ डोनेशन के लिए है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कोई दूसरी इनकम होती है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, आप अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दो या पॉलिटिकल पार्टी को दो, आपके लिए तो सेम ही बात है, ठीक है। आपको डिडक्शन 80 जीजीबी जीजीसी में मिलेगा। कंडीशन वही है कि डोनेशन शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में नहीं पे कर डोनेशन देना। अब एक और चीज समझना, इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन किस किस से नहीं ले सकता। तो पहली चीज तो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से डोनेशन नहीं ले सकता जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या किसी फॉरेन एंटिटी से वो डोनेशन नहीं ले सकता, किसी अदर इलेक्टोरल ट्रस्ट से वो डोनेशन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट कंपनी से वो डोनेशन नहीं ले सकता, एज वेल एज द फॉरेन सोर्सेज से वो डोनेशन नहीं ले सकता। और इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो कैश में डोनेशन नहीं ले सकता। इलेक्टोरल ट्रस्ट अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है, उसी से डोनेशन ले सकता है। डन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जब आगे अपन वेरियस एंटिटी है उसको अपन रिवाइज करेंगे, जिसमें पार्टनरशिप, फर्म एंड ऑल आगे जो है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको बोल रहा हूं करके, ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो, खुश रहा करो करके, ठीक है। और पढ़ाई पे थोड़ा अभी लग जाओ और अच्छे से लग जाओ, और प्लानिंग करो, टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करो। बहुत बार ऐसे दिन निकलते होंगे जिसमें पूरे दिन बैठे रहे और उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हुई। ऐसा होता होगा? यस सर, होता है करके, ठीक है। सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ भी होता है कि कभी रिकॉर्ड लेक्चर करना है, पूरा दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। बट अपने आप को उससे फटाफट बाहर निकालो और थोड़ा मोटिवेट हो गए और वापस से लग जाओ पढ़ाई करने में ढंग से। ऐसे बहुत सारे दिन निकलेंगे जब आपका आउटपुट बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट डे फिर आप उसको सेटअप करो धीरे धीरे और ढंग से फोकस करके और पढ़ाई करो। और हमेशा एक चीज दिमाग में ऐसा इमेजिन करके चलो कि जिस दिन अपन सीए बनेंगे क्या फीलिंग रहेगी, अमेजिंग वाले करके, ठीक है। जो लोग आपको आज तू और तुम कह के बुलाते हैं, वो आप कह के बुलाएंगे कि चलो सीए साहब आ गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, बिकॉज अपन ने चालू किया है, यहाँ तक पहुंच गए तो कंप्लीट तो करना ही है, ठीक है। तो लग जाओ फटाफट और कंप्लीट करो। आज के लिए इतना बहुत है। अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।